This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase Scanner, published by Shuchita Prakashan Private Limited, as it is being referred in these videos. The link for purchasing Scanner is given in the description below. Thank you for choosing Scanner classes. Happy learning. Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली यूनिट है हमारे पास सेट्स. देखिए सेट्स क्या होता है. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. अगर आप आईसीएसई बोर्ड को बिलोंग करते हो तो आप क्लास 6 से ये पढ़ रहे हो, ठीक है. अगर आप सीबीएसई में बिलोंग करते हो तो फिर क्लास 11th में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट एनीवे. तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है. एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट. अ सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सेट है. सेट का नाम है कैपिटल ए और सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं आपके ये स्मॉल ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि सेट का जो भी एलिमेंट होता है, जैसे ई है, इस सेट का एलिमेंट है ई, तो ये जो ई है, ये जो एलिमेंट ई है, दिस बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है. दिस एलिमेंट ई बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ई बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है. ओके, ये सारी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ लेना, इतना आप लोगों को पता भी होगा. लेट्स कम टू डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट. दो तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है. एक होता है रोस्टर फॉर्म, जो अभी हम लोगों ने देखा, A इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक. और ये कर्ली ब्रेसेस. तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर हम लोग सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. लेकिन अगर हम इस तरह से इसको लिखें, सपोज इस तरह से मैंने लिखा, A is equal to X colon X is the set of all the vowels, ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म. ये जो कोलन लगाया जाता है इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं सच दैट, ठीक है. तो ये होता है A इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स, या X इज ऑल द वॉवल्स. X इज अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. तो देखो, सेट इज जनरली डिस्क्राइब्ड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म्स, आइदर इज अ रोस्टर फॉर्म और द ब्रेसेस फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को ब्रेसेस फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं इसके सारे एलिमेंट्स. और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म और एल्जेब्रिक फॉर्म और रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड, ठीक. रोस्टर फॉर्म और ब्रेसेस फॉर्म को देखते हैं. इन दिस फॉर्म अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, a list of all the elements of a set is made and then this list is put inside curly braces, ठीक है. For example, A is equal to A, I, O, U. This is a set represented in the roster or braces form. Following are some other examples. ये आप लोग देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा, अब ये दो नोट्स इंपॉर्टेंट हैं. एक तो ये है कि जो ऑर्डर होता है, आप चाहे A, E, I, O, U लिखो, चाहे आप U, E, I, A, ओ लिखो, चाहे आप किसी भी और ऑर्डर में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है. ओके, अगर आपका सेट हो ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है. इसको बोला यही जाएगा कि दिस इज अ सेट ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है. तो पहली जो तो चीज है वो ये है कि द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन इन अ सेट मेक्स नो डिफरेंस. देयरफॉर ए, ई, आई, ओ, यू एंड ई, ए, आई, ओ, यू डिनोट द सेम सेट. और दूसरी चीज लिखी हुई है, द रेपिटेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज नो इफेक्ट. देयरफॉर 1 2 3 2 इज द सेम एज 1 2 3, ठीक. अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म और एल्जेब्रिक फॉर्म क्या होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूं. जैसे अगर ये है x सच दैट x इज इक्वल टू 2m एंड m बीइंग एन इंटीजर लाइंग इन द इंटरवल 0 to 6, ठीक है. तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे, b इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 2m एंड m बीइंग एन इंटीजर लाइंग इन द इंटरवल 0 to 6. द कोलन इज रेड एज सच दैट इंस्टेड ऑफ कोलन समटाइम्स ये एक स्ट्रेट बार भी यूज की जाती है. इसका भी मतलब वही होता है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन वही होता है, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स में. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. देखो नाम से आप लोगों को समझ में आएगा. व्हाट इज एन एम्प्टी सेट?
जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है वो एम्प्टी सेट। व्हाट इज अ सिंगलटन सेट, जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है वो सिंगलटन सेट। व्हाट इज अ फाइनाइट सेट, जिस सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट सेट। व्हाट इज एन इनफाइनाइट सेट, जिस सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट। व्हाट आर इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स सर वो होते हैं, इक्वल सेट्स वो होते हैं जैसे सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 1 2 3 4, तो हम लोग बोलेंगे सेट ए और सेट बी इक्वल है। बेसिकली सेम सेट्स जो होते हैं वही आपस में इक्वल भी बोले जाते हैं, ठीक है। तो सेट ए इज 1 2 3 4, सेट बी इज 1 2 3 4, तो हम लोग कहेंगे सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, ठीक। इक्वल सेट्स पढ़ते हुए अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है कार्डिनल नंबर का, ठीक है। कार्डिनल नंबर का क्या मतलब होता है, सपोज आपका ये सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, ठीक है, 1 2 3 4 6। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हो इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा 5, और कार्डिनल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको लिखने का सही तरीका होता है n ब्रैकेट में सेट का नाम इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड अ सेट, ठीक है। तो इक्वल सेट से हम लोगों को इक्वल सेट्स के बाद हमें ये कार्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और अब हम लोग देखते हैं कि सर इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। What do you mean by equivalent sets? दो सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर्स सेम हैं, दो सेट्स आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट्स। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं जल्दी से एक एग्जांपल लेता हूं। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक। b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, c इज इक्वल टू a e i o u। आई एम श्योर आप लोग देखते ही समझ गए होंगे a एंड b आर इक्वल सेट्स, क्योंकि एलिमेंट्स एकदम सेम है। a एंड c आर इक्विवेलेंट सेट्स। why a and c are equivalent sets? Because the cardinal number of a is 5 and the cardinal number of c is also 5, ठीक है। तो दो सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर्स इक्वल होते हैं वो हमारे इक्विवेलेंट सेट्स कहलाए जाते हैं, ठीक। तो बाकी ये सब यहां पर दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, सबसेट्स, ठीक है। सबसेट्स देखो ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। सपोज आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपके पास ये सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक दूसरा सेट आपने बनाया 2 3 6 9, एक दूसरा सेट आपने बनाया 2 3 6 9। अब देखो सेट B का हर एलिमेंट, सेट B का हर एलिमेंट सेट A में भी प्रेजेंट है, ठीक है। सेट B का हर एलिमेंट सेट A में भी प्रेजेंट है, तो सेट B को हम लोग बोलते हैं कि ये A का ही बच्चा है। A का बच्चा है मतलब A का सबसेट है, ठीक है। तो सेट B का हर एलिमेंट क्योंकि सेट A में भी बिलोंग करता है, इसलिए सेट B को हम लोग कहते हैं कि सेट B इज अ सबसेट ऑफ A। सेट B इज अ सबसेट ऑफ A। इसको लिखा ऐसे जाता है, इसे इस तरह से लिखा जाता है, देखो लेट A and B be two sets. If every element of A is an element of B, then A is called the subset of B. For example, if A is 1 2 3 4 5 and B is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then every element of A is an element of B and hence A is said to be a subset of B. किस तरह से लिखते हैं इसको, A के ये बनाते हैं और नीचे एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। इट इज रिटन एज A is a subset of B ऑब्वियसली। अच्छा अब ध्यान से बात सुनो, अगर मैं सेट B को लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी भी तो जो B है वो A का सबसेट है, ठीक है। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ B शुड बी प्रेजेंट इन A, ठीक है। और यहां पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो बाय डेफिनेशन अभी भी सेट B जो है वो सेट A का सबसेट है, ठीक है। लेकिन मन को ये बात कुछ रास नहीं आ रही है, ठीक है। ये क्या है यार, सेट B इज नथिंग बट सेट A, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ये है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। मजा सा नहीं आ रहा है इसमें, ये कौन सी बात होती है, तो तुम वही तो हो, इसको मतलब सबसेट बोलने की क्या बात है।
राइट? तो इसको हम लोग बोल देते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक, तो अगर B जो है उसमें A के सारे एलिमेंट्स आ गए, मतलब ये सेट A ही हो गया एक तरह से, मतलब ये सेट A ही हो गया एक तरह से। तो इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये जो B है ये एक तरह से A ही हो गया और ये अपने आप का ही सबसेट हो गया। ठीक, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अपने आप का जो सबसेट है, खुद का जो सबसेट है, उसको हम लोग बोलते हैं यार ये मजा नहीं आ रहा है इसमें, ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, कायदे की बात करो, सबसेट मतलब रियल मायने में दिखाई दो तो फिर हम सबसेट माने, अदरवाइज हम उसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक, बाय डेफिनेशन तुम सबसेट हो मान लिया, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर A यही है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और B आपका कुछ ऐसा है 1 2 3, तो B को हम लोग बोलेंगे कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। क्या बोलेंगे? B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, कि यहां पर कोई ये नॉनसेंस नहीं है कि हाँ B में सारे के सारे एलिमेंट्स A के ही सारे एलिमेंट्स उठ के आ गए। ठीक है, अब C देख लो आप 4 6 9, C इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ठीक है, एज लॉन्ग एज C इज नॉट इक्वल टू A, C इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। और प्रॉपर सबसेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसेट को यहां पर नीचे एक डंडी खींच देते हैं, प्रॉपर सबसेट में हम लोग ये डंडी नहीं खींचते हैं। ठीक, अब देखो, obviously every set is a subset of itself and an empty set is a subset of every set। ठीक है, empty set जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। A subset A of set B is called a proper subset if A is not equal to B। If A is a proper subset of B, it is written as ये वाली लाइन। ठीक है, if A is a subset of B, it means that B is the superset of A। अब देखो यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A, ये एग्जांपल्स मैंने थोड़े दूसरे टर्म्स में लिखे हुए हैं, बट कोई बात नहीं, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहां पर मैं कह रहा हूं कि B इज अ सबसेट ऑफ A, इसका मतलब क्या हो गया कि A इज द सुपरसेट ऑफ B। इसका मतलब हो गया A इज द सुपरसेट ऑफ B। ठीक, और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, राइट? और इफ A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, हम लोग ये लिख के ऐसे काट देते हैं। ठीक है, ये सारे कुछ सिंबल्स आप लोगों को दिए हुए हैं समझने के लिए। ये सबसेट का सिंबल है, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, ये सुपरसेट का सिंबल है, और ये नॉट अ सबसेट का सिंबल है। और यहां पर थोड़े थोड़े से डिस्क्रिप्शंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एक कोई गिवन सेट है, एक कोई गिवन सेट है, सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, आप इसके कितने सबसेट्स बना सकते हो? आप कहोगे सर एक सबसेट तो ये बन गया, एक सबसेट ये बन गया, ठीक है, एक सबसेट आपका ये बन गया। कितने सारे सबसेट्स आप बना सकते हो? तो द नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, वेयर n इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। ठीक है, वेयर n इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। तो अब इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो द नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ दिस सेट इज 2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, अब इसी पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, पेज 3.419 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 74। स्कैनर के पेज 3.419 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 74 देखो, पेज 3.419 क्वेश्चन 74। ये देखो, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 3 4 5 इज। ठीक है, तो देखो 2 रेज़ टू द पावर n होता है, यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट इज 8। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट इज 8। डन। उसके बाद आपके पास एक ये क्वेश्चन नंबर 59 है जो आपका होमवर्क है, इसमें आप बहुत आराम से कर सकते हो, राइट? अच्छा, अब देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज 2 रेज़ टू द पावर n। इसी क्वेश्चन पे आते हैं कि 8 इसके सबसेट्स हैं, इसके 8 सबसेट्स हैं, लेकिन एक सबसेट तो ये खुद होगा ना, एक सबसेट तो ये खुद होगा ना। ठीक है, A है सपोज 3 4 5। अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर सेट B 3 4 5 है तो सेट B भी तो इसका सबसेट है एक तरह से। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है, इम्प्रॉपर है, वो बात अलग है, लेकिन सबसेट तो है ना।
तो when we calculated the number of subsets of this set 2 raised to the power 3 8, तो this 8 also includes this nonsense. ठीक है ना, ये जो नंबर आया है 8 सबसेट्स, तो दे ऑल्सो इंक्लूड दिस इम्प्रॉपर सबसेट, ये नॉनसेंस भी उसमें इंक्लूडेड है. तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालने के लिए आप 2 रेज़ टू द पावर n में से 1 को माइनस कर देते हो, क्योंकि एक इम्प्रॉपर सबसेट उसके अंदर घुसा हुआ होता है. ठीक है, तो जब ये आपको नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालें तो ये सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 रेज़ टू द पावर n. राइट, इस पे भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67. तो पेज 3.416 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 67, ये रहा पेज 3.416, क्वेश्चन नंबर 67. देखो द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट 3 4 5 6 7. अब देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5. ठीक है, देयर आर 5 एलिमेंट्स इन दिस सेट. तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 5 और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1. ठीक, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32. ठीक है, तो 2 रेज़ टू द पावर 5 आया 32, इसमें से आप माइनस कर दो 1, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आपके हो जाएंगे 31. नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे 31. काफी फास्ट पेस चल रही है क्लास आज, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है और इसके बेसिस पे अभी इसमें ये जो सेट्स वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका यूज हमें प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में करना है. दैट इज व्हाई आई फिनिश्ड विद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. उसका भी जो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस यूज होगा आपका थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां पर हम लोगों को बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा. और ये जो सेट थ्योरी है, यहां पर अभी कुछ रूल्स हम लोग पढ़ेंगे जो रूल्स हमारे प्रोबेबिलिटी में आके यूज होंगे. ठीक है, तो और प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस और ये वाले रूल्स सब कुछ साथ में यूज होगा. राइट, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रशिंग थ्रू दिस चैप्टर. और ये इस चैप्टर से पर्टिकुलरली एग्जाम में कुछ खास आता नहीं है, मतलब ये सेट्स वगैरह से तो बहुत कम चीजें आती हैं, आप लोग देख सकते हो. ठीक, व्हाट इज द पावर सेट? जितने भी सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट के, जितने भी सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट के, उन सारे सबसेट्स का अगर एक सेट बना दो तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं पावर सेट. जैसे एक आपका ये सेट है, एक आपका ये सेट है 1, 2. ठीक है, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 रेज़ टू द पावर 2, मतलब इसके 4 सबसेट्स बनेंगे. ठीक है, आओ जल्दी से बनाते हैं. एक सबसेट तो ये खुद हो जाएगा. ठीक, एक सबसेट तो ये इम्प्रॉपर वाला खुद हो जाएगा. एक सबसेट हो जाएगा 1, एक सबसेट हो जाएगा 2 और एक सबसेट हो जाएगा आपका नल सेट. ठीक है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो ये आपके 4 सबसेट्स बन गए. अब पावर सेट क्या होगा? पावर सेट आपका ये होगा 1, 2, 1, 2 और नल सेट. ठीक है, इन सभी सेट्स का आपने अगर एक सेट बना दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट. ठीक है, 1, 2 इज अ सबसेट, यस. 1 इज अ सबसेट, यस. 2 इज अ सबसेट, यस. नल सेट इज अ सबसेट, यस. ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ पावर सेट. तो कंसिडर सेट ये आप लोग पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं. पॉइंट्स टू रिमेंबर, देखो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ठीक, The empty set is a subset of every set, ये भी हमें मालूम है. Total number of subsets of a finite set containing n elements is 2 raised to the power n. The set containing all the subsets of a particular set is called the power set. ठीक है, तो सेट्स की जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो पिछले 18 मिनट से हम लोग कर रहे हैं और वो हम लोग काफी हद तक कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है. अब इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट. ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट. आपके पास 2 सेट्स हैं, A है 1 2 3, B है 3 4 5. ठीक है, सबसे पहला ऑपरेशन है यूनिवर्सल सेट. अच्छा, यूनिवर्सल सेट कोई एक ऑपरेशन नहीं है. यूनिवर्सल सेट इज बेसिकली द सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स. यूनिवर्सल सेट अभी बाद में आएंगे, यूनिवर्सल सेट पे अभी बाद में आएंगे. पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स. ठीक है, पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स. अगर आपको A और B को यूनाइट करके लिखना है, अगर आपको A और B को यूनाइट करके लिखना है तो आप एक सेट बनाओगे, जिसमें आप A और B दोनों के एलिमेंट्स लिख दोगे. मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5. सर, हमें 3 को 2 बार नहीं लिखना चाहिए? नहीं.
क्यों? क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट होता है तो उसका घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर। तो ए और बी का अगर आपको यूनियन निकालना है, मतलब आपको दोनों के एलिमेंट्स को यूनाइट करके लिख देना है, हेंस द टर्म यूनियन। तो आप दो सेट्स का जब आपको यूनियन निकालना होता है, आप दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हो, दैट इज नोन एज ए यूनियन बी। और इसको हम लोग लिखते हैं ए, ये अजीब सा यू बनाते हैं, और ये बी इज इक्वल टू ये हो जाता है। ठीक है, तो यूनियन वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन? ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका सेट इज नोन एज ए इंटरसेक्शन, उनका सेट इज नोन एज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो अगर आपको ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है तो आप लिखोगे, यूनियन का उल्टा हो गया ना ये, यूनियन मतलब तो यार मेरा हो चाहे तेरा हो, आजा सब मिल बांट के करते हैं। इंटरसेक्शन नहीं मतलब कि नहीं, जो कॉमन एलिमेंट है उसी के बारे में बात करेंगे। तो इंटरसेक्शन को हम लोग ये उल्टे यू से डिनोट करते हैं और यहां लिखते हैं बी, और आपका ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा ओनली द एलिमेंट 3, द ओनली एलिमेंट 3। ये आ गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक, अच्छा अब मैं आप लोगों को यूनिवर्सल सेट भी बता देता हूं क्या होता है। मैं आप लोगों को यूनिवर्सल सेट भी बता देता हूं। तो सपोज आपके पास 3 सेट्स हैं। सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 2 4 6 8, और सेट सी है 1 9। ठीक, सेट सी है 1 9। जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा वो इन सभी एलिमेंट्स का, ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होंगे। ठीक, तो 1 2 3 4 6 8 9 यूनिवर्सल सेट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है, बेसिकली एक बड़ा सा घर है जिसमें ये छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं। तो हो गया, इंटरसेक्शन भी हो गया। डिसजॉइंट सेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय डिसजॉइंट सेट्स? दो ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है उनको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, वो जॉइंट नहीं है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल जो देखा था ए और बी का, दे आर जॉइंट टुगेदर विद द एलिमेंट 3, दे आर जॉइंट टुगेदर विद द एलिमेंट 3। ये एक्चुअली वेन डायग्राम से बहुत कायदे समझ में आता है, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है, इसलिए हम अज्यूमिंग कि आप लोगों को वेन डायग्राम्स की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैं उससे आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, देखो एक सेट ये है, एक सेट ये है। ठीक है, दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि देखो यहां पर थोड़ा बहुत कुछ कॉमन एलिमेंट आएगा। लेकिन अगर एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, तो दीज टू सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, राइट। इसका ठीक ऑपोजिट ये जो है, इनको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स, जहां पर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू अ नल सेट, मतलब यहां पर इंटरसेक्शन में बीच में कोई स्कोप है, कुछ कॉमन एलिमेंट हम लोगों का निकल जाएगा। ठीक है, आपके और आपकी गर्लफ्रेंड में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज तो निकल ही आएंगी, लेकिन अगर आप लोग एकदम ही ऑपोजिट हो तो डिसजॉइंट, आपका रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट और ये सब ठीक है, अगर वो कर पाओ तो कर लो, कोई बात नहीं। डिसजॉइंट सेट्स हो गया। ओवरलैपिंग सेट्स हम लोग देख चुके हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, अच्छा डिफरेंस ऑफ सेट्स बड़े आराम से आप लोगों को समझ में आएगा। याद करो जब हम लोग नर्सरी में थे, क्लास नर्सरी में, केजी में, फर्स्ट में, जब हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहली बार सीखा था, जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहली बार सीखा था तो हम लोगों को सिखाया जाता था कि बेटा अगर 5 में से 3 माइनस करना है, अगर 5 में से 3 माइनस करना है तो व्हाट यू डू इज यू ड्रॉ दीज 5 लाइंस 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड फ्रॉम दैट यू टेक आउट दीज 3 लाइंस, यू टेक आउट दीज 3 लाइंस, मतलब आप इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, देन हाउ मेनी लाइंस आर देयर, हाउ मेनी लाइंस आर रिमेनिंग, तो आप कहोगे कि 2 लाइंस आर रिमेनिंग, तो मतलब 5 - 3 इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम लोगों को सब्ट्रैक्शन सिखाया गया था बचपन में। ठीक है, वही बचपन वाली चीज मैं दोबारा आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। अगर आपके पास सेट ए है 1 2 3 4, आपके पास सेट बी है 2 4 6 8, ठीक है, आपको बी को माइनस करना है फ्रॉम ए में से आपको बी को माइनस करना है, मतलब बी के जो जो एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं आप उनको हटा दो, बी के जो जो एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं आप उनको हटा दो, तो ए माइनस बी आपका हो जाएगा 1, 3। ठीक है, 1 बी में नहीं है तो ए में है, ए में रहेगा, बी के जितने भी एलिमेंट है उनको ए से माइनस कर दो, बस
बी, ए में से बी को माइनस करना है आपको, ए में से बी को माइनस करना है। कैसे माइनस करोगे? बी के जो जो एलिमेंट्स यहां पर ए में मौजूद हैं उनको हटा दो, काट दो उनको, ठीक है। जैसे यहां पर आप लाइंस काटते थे उसी तरह से ये इसको भी काट दो, काम खत्म, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ए माइनस बी। सिमिलरली अगर आपको बी माइनस ए निकालना है, अगर आपको बी माइनस ए निकालना है, इन्हीं दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। ए इज 1 2 3 4 एंड बी इज 2 4 6 8, ठीक है। अगर आपको b माइनस ए निकालना है तो a के वो एलिमेंट्स जो b में मौजूद हैं आप b से हटा दो, ठीक है। तो a का 2 मौजूद है, b में से 2 हटा दो। a का 4 मौजूद है, b में से 4 हटा दो, तो b माइनस ए बच जाएगा आपका 6,8। b माइनस ए बच जाएगा आपका 6,8। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, a माइनस b विल बी अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट a व्हिच डू नॉट बिलोंग टू b, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, बाकी सारे आपके लिए होमवर्क हैं। तो पेज 3.418 क्वेश्चन नंबर 72 पे आओ। पेज 3.418 क्वेश्चन 72 पे आओ। पेज 3.418 क्वेश्चन 72 में भी आ जाता हूं। ये रहा सर, इफ a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this, then find a minus b union c। आ जाओ जी, इसको करते हैं। देखो क्या है, a is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। b क्या है आपका 1 3 4 5 7 8, 1 3 4 5 7 8। c क्या है 2 6 8, 2 6 8, ठीक। हमें निकालना क्या है, a माइनस बी यूनियन c। हमें पहले तो a माइनस बी निकालना है, हमें सबसे पहले a माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो मतलब b के जितने भी एलिमेंट्स a में मौजूद हैं उनको a से हटाओ। क्या b का 1 a में मौजूद है? यस, हटाओ। क्या b का 3 मौजूद है? यस, हटाओ। क्या 4 है? यस, 4 हटाओ। 5 भी हटाओ, 7 भी हटाओ, 8 भी हटाओ, ठीक है। तो a माइनस बी आपका बच गया 2 6 और 9, 2 6 और 9, ये बच गया आपका a माइनस बी, ठीक है। c क्या है आपका 2 6 और 8। हम लोगों को a माइनस बी और c का यूनियन निकालना है, तो a माइनस बी और c का हमें यूनियन निकालना है। तो क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स सबको यूनाइट करके हम लोग लिख देंगे। तो 2 6 8 9 इज आवर आंसर। 2 6 8 9 इज आवर आंसर, ठीक है सर। 2 6 8 9 इज आवर आंसर। नेक्स्ट, अब आपके पास ये क्वेश्चन 70 54 17 13 और 55 आपके होमवर्क है, राइट। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? आपको याद होगा अभी थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट के बारे में बात की थी। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट के बारे में बात की थी, और जल्दी से एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज सेट A हैज द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, सेट B हैज द एलिमेंट्स 3 5 7 9, and set C has the element 1 9 12 14, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपका, यूनिवर्सल सेट में इन तीनों ही सेट के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4 5 7 9 12 14, ये होगा आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि आप ए को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब ए के जो जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं आप उनको हटा दो, दैट इज नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 1 यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, हटाओ। 2 है, 3 है, 4 है और 5 भी है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए आपका हो जाएगा 7 9 12 14, एंड दिस इज नोन एज ए का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज नोन एज ए का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ये ऊपर छोटे से अपॉस्ट्रोफी से डिनोट करते हैं,
राइट। तो आई एम होपिंग आपको समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मतलब होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है जो जो एलिमेंट्स आपके अंदर हैं उनको हटा दो, आपके अलावा जो भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है वो आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो देखो क्या लिखा है, लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अनदर सेट, ऑब्वियसली ए विल बी अ सबसेट ऑफ यू। ठीक, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज रिटन एज ए ऊपर अपॉस्ट्रोफी या ए ऊपर छोटा सा सी एंड इज डिटरमिन्ड बाय u माइनस ए। तो एक यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद कुछ रूल्स है तो रिमेंबर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको याद रख लेना आप। और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें हमारी जो पहली यूनिट थी सेट्स वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स में। ठीक है, अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स में। तो जब भी आपके पास दो सेट्स इन्वॉल्व हो, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स दो तरह से आती हैं, एक आपके होते हैं जिनमें दो सेट्स इन्वॉल्व होते हैं और दूसरी आपकी होती है जिनमें तीन सेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो दो सेट्स को इन्वॉल्व, जिन भी प्रॉब्लम्स में दो सेट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास जो कि बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको ये वाली फील नहीं दे रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के लिए दे रहा है, माइनस है, जाने दो, हटाओ, बकवास है। ठीक है, आप लोग इतना याद रखो, देखो बहुत सिंपल है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जो दूसरा फॉर्मूला है कुछ नहीं है, बस इस टर्म को आप इधर ले जाओ, इस टर्म को आप इधर ले जाओ, तो यही हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है सर, तो वर्ड प्रॉब्लम्स, जिन भी वर्ड प्रॉब्लम्स में दो सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनमें आप ये दोनों फॉर्मूले यूज करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये दोनों फॉर्मूले आपके काम नहीं भी आएंगे, उन क्वेश्चंस के लिए हम लोग वेन डायग्राम्स बनाएंगे, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे, आज ही सीखेंगे। ठीक है सर, आ जाओ क्वेश्चन करें, पेज 3.414 क्वेश्चन नंबर 64 पे आओ। पेज 3.414 क्वेश्चन 64 ये रहा। देखो, in a class of 35 students, 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? अच्छा, दो सेट्स हैं हमारे पास, एक क्रिकेट और दूसरा फुटबॉल, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ क्रिकेट कितना है, कार्डिनल नंबर ऑफ क्रिकेट कितना है, 24 like to play cricket, तो कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट इज 24। ठीक है, और कार्डिनल नंबर ऑफ फुटबॉल कितना है, कितने लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ठीक, अच्छा, अभी कह रहा है ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, 35 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों या तो सेट ए में होंगे या तो सेट बी में होंगे। ठीक है, इन 35 स्टूडेंट्स में से कुछ सेट्स सेट ए में होंगे, कुछ एलिमेंट्स सेट बी में होंगे। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो ना तो ए में है ना तो बी में है, ना तो क्रिकेट खेलता है ना तो फुटबॉल खेलता है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसने हम लोगों को ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर बता दिया विच इज 35। ठीक है, यही तो मतलब हुआ, इफ देयर आर 35 स्टूडेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स प्ले आइदर क्रिकेट और फुटबॉल, दैट मींस द कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, या इसको मैं सी यूनियन एफ लिख देता हूं, कार्डिनल नंबर ऑफ सी यूनियन एफ इज 35। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब याद करो, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल का मतलब इंटरसेक्शन, जो क्रिकेट में भी हो जो फुटबॉल में भी हो। ठीक है, अगर आप इसको वेन डायग्रामेटिकली सोचो तो जो क्रिकेट में भी हो जो फुटबॉल में भी हो, मतलब आपको ये इंटरसेक्शन निकालना है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है, तो आपको निकालना है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। और अभी अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा, यह है एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ
C यूनियन F। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 + 16 - 35। मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? मेरा कैलकुलेटर ये रहा। ठीक है, मेरा कैलकुलेटर ये रहा और इसको भी मैं बड़ा सा कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया 24 + 16 - 35। द आंसर इज 5। तो देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। There are 5 students who like to play both cricket as well as football. Next question देखते हैं, question number 61. Question 61 देखो, in a group of students 80 can speak Hindi, 60 can speak English and 40 can speak English and Hindi both. अच्छा, यहाँ पर intersection वाली फिगर दे दी है हम लोगों को। 40 can speak English and Hindi both, मतलब वो इंग्लिश वाले सेट में भी बिलोंग करते हैं, वो हिंदी वाले सेट में भी बिलोंग करते हैं। Then the number of students is, total number of students पूछा गया है। हम लोग अज्यूम करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो या तो हिंदी बोलेंगे या तो इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट, हो सकता है कुछ एक आध दो स्टूडेंट्स ऐसे हो जो ना हिंदी वाले सेट में बिलोंग करें ना इंग्लिश वाले सेट में बिलोंग करें, राइट। तो वी कैन अज्यूम दैट एवरी स्टूडेंट स्पीक्स आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो बेसिकली हम लोगों को A यूनियन B निकालना है। हमारे पास A दिया हुआ है, हिंदी वाला दिया हुआ है, हमारे पास B दिया हुआ है, इंग्लिश वाला दिया हुआ है, और हमारे पास A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वाला दिया हुआ है। तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं? बहुत आराम से कर सकते हैं, आओ जल्दी से करते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ हिंदी इज इक्वल टू व्हाट? 80। ठीक, कार्डिनल नंबर ऑफ इंग्लिश इज इक्वल टू व्हाट? 60 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इज 40। यही बात है, यही बात है। हमें क्या निकालना है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हु स्पीक आइदर ऑफ द लैंग्वेज, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं हम लोगों को। ठीक है, तो हमें निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ H यूनियन E। ये आएगा आपका कार्डिनल नंबर ऑफ H प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ E माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक, तो ये हो जाएगा 80 + 60 - 40। आ जाओ, इसको कैलकुलेटर देवता से पूछा जाए, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो, और ये आया 80 + 60 - 40। 100 स्टूडेंट्स आपके इन टोटल है। ठीक है, यू हैव अ टोटल ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यू हैव अ टोटल ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक, अब हम लोग आते हैं वेन डायग्राम्स पे। ठीक है, वेन डायग्राम्स अगर आप लोगों ने कभी एकेडमिकली या ऑफिशियली पढ़ाई नहीं भी की है इनकी, फिर भी ये इतने कॉमन है, कभी भी कहीं पर भी आ जाते हैं, न्यूज़ में, मूवीज़ में, टीवी शोज़ में, कहीं पर भी वेन डायग्राम्स आर सो कॉमन। ठीक है, वेन डायग्राम्स का हम लोगों के लिए क्या यूज़ है? हम लोगों के लिए 2 यूज़ है। जब वर्ड प्रॉब्लम्स 2 सेट से रिलेटेड आए, लेकिन ना तो यूनियन पूछा जाए ना ही इंटरसेक्शन पूछा जाए। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए उसमें या तो यूनियन पूछा गया था या तो इंटरसेक्शन पूछा गया था। हम लोगों ने बहुत आराम से वो 2 फॉर्मूले यूज करके निकाल लिया था, राइट। लेकिन अगर जो रिक्वायरमेंट है वो ना तो यूनियन की है ना तो इंटरसेक्शन की है, तब हम लोगों को वेन डायग्राम्स की मदद लेनी होगी। या अगर 3 सेट्स के क्वेश्चंस आ गए, 3 सेट्स की वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई, तब भी हम लोगों को वेन डायग्राम्स की मदद लेनी होगी। ठीक, व्हाट आर वेन डायग्राम्स? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक, सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को आप लोग इस तरह से डिनोट करते हो। ठीक है, जो शेडेड पोर्शन है ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और ये आपके जो शेडेड पोर्शंस हैं ये आपका पूरा का पूरा A यूनियन B हो गया। मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B, इंक्लूडिंग द एलिमेंट्स विच आर देयर इन A एज वेल एज इन B। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स सिर्फ ये वाला शेडेड एरिया, इन दोनों के बीच वाला एरिया। डिसजॉइंट सेट्स मैंने आप लोगों को दिखाया ही था पहले भी बना के, 2 अलग अलग। ओवरलैपिंग सेट्स यही वाले हो गए, ओवरलैपिंग सेट्स यही वाले हो गए। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स अगर आपको A माइनस B निकालना है, अगर आपको A माइनस B निकालना है तो B में जितने भी A वाले एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको आप A में से माइनस करते हो। ठीक है, तो ये आता है ओनली A, ये आता है ओनली A। ठीक है, A माइनस B का मतलब सिर्फ A वाले एलिमेंट्स बताओ, ये वो वाले एलिमेंट्स मत बताओ जो B में भी है। ठीक, तो ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स में A माइनस B। सिमिलरली B माइनस A आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कि ओनली B। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे। अगर आपका ये सेट A है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट A।
ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, तो देख सकते हो आप शेडेड एरिया, एवरी एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक, तो ये था आपका वेन डायग्राम्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, ये आई एम श्योर आप सब लोगों को बहुत कायदे से पता था। अब आ जाओ इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और कैसे हम लोगों को इन्हें सॉल्व करना चाहिए। ठीक, पेज 3.406 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 ये देखो सर, In a class of 80 students, 35% students can play only cricket, 45% students can play only table tennis, and the remaining students can play both the games. In all, how many students can play cricket? इसने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के वाले स्टूडेंट्स के बारे में पूछा है। ठीक है, इसने सिर्फ क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन पूछी है। इसने कहा देखो 35% स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल लेते हैं और 45% स्टूडेंट्स, अच्छा 35 स्टूडेंट नहीं सॉरी, इससे सिर्फ क्रिकेट वाली बात नहीं पूछी, सिर्फ क्रिकेट वाली बात तो इसने बताई है। 35% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन प्ले ओनली क्रिकेट। ठीक है, 35% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन प्ले ओनली क्रिकेट, 45% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन प्ले ओनली टेबल टेनिस। तो इसने ये बताया कि सिर्फ क्रिकेट कितने लोग खेल सकते हैं, सिर्फ टेबल टेनिस कितने लोग खेल सकते हैं, और जितने भी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं वो दोनों ही गेम्स खेल सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि क्रिकेट कितने लोग खेल सकते हैं। ठीक है, इसने ये नहीं कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इसने हमसे ये पूछा कि क्रिकेट कितने लोग खेल सकते हैं। आओ इसको मैं डायग्राम बना के पहले दिखा देता हूं, तब थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। देखो हमारे पास ये और ये है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, इसमें आपके टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं, इसमें आपके 80 स्टूडेंट्स हैं। ये है सेट आपका क्रिकेट का और ये है कौन सा, टेबल टेनिस। ये है आपका टेबल टेनिस। ठीक है, देखो ओनली क्रिकेट का क्या मतलब हो गया, ये वाला एरिया, ओनली क्रिकेट का मतलब ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो ओनली क्रिकेट इसमें लिखा हुआ है, कितने लोग खेल रहे हैं ओनली क्रिकेट, 35% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन प्ले ओनली क्रिकेट, मतलब यहां पर आएगा 35% ऑफ 80 और ये हो जाएगा आपका जो कैलकुलेटर देवता बताएंगे 80 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100, ये आता है 28। तो देर आर 28 स्टूडेंट्स हु कैन प्ले ओनली क्रिकेट, हु प्ले ओनली क्रिकेट। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है आपका 45% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले ओनली टेबल टेनिस। तो 45% ऑफ 80 इज इक्वल टू 80 का 45% इज इक्वल टू 36। ठीक है, 80 का 45% इज इक्वल टू 36। देख रहे हो आप लोग, ये वाला इंटरसेक्शन वाली जगह अभी भी खाली है, इंटरसेक्शन वाली जगह अभी भी खाली है। 28 स्टूडेंट्स कैन प्ले ओनली क्रिकेट, 36 स्टूडेंट्स कैन प्ले ओनली टेबल टेनिस। ठीक है, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं रिमेनिंग स्टूडेंट्स कैन प्ले बोथ द गेम्स। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आपके इधर आ जाएंगे बिकॉज दे कैन प्ले बोथ द गेम्स। ठीक है, तो अब आप देखो कितने बचे, 80 थे टोटल, इसमें से 28 क्रिकेट वाले हैं और इसमें से 36 आपके टेबल टेनिस वाले हैं। तो देयर आर 16 स्टूडेंट्स हु कैन प्ले बोथ द गेम्स, देयर आर 16 स्टूडेंट्स हु कैन प्ले बोथ द गेम्स। क्या ये 16 क्रिकेट खेल सकते हैं? यस। क्या ये 28 क्रिकेट खेल सकते हैं? यस। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि बताओ इन ऑल हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन प्ले क्रिकेट, टोटल क्रिकेट कितने लोग खेल सकते हैं? तो 28 प्लस 16 आपके क्रिकेट खेल सकते हैं। 28 प्लस 16 44 स्टूडेंट्स कैन प्ले क्रिकेट इन टोटल। ठीक है, तो वेन डायग्राम से ये बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप लोग ये पहली बार देख रहे हो, अगर आप लोग पहली बार इस तरह से देख रहे हो, तो हो सकता है एक आध बार में आपको थोड़ा सा टाइम लगे, बट इवेंचुअली आप लोग देखोगे। ये तो मैंने समझाते समझाते आप लोगों को किया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, अदरवाइज ये इतनी जल्दी होते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्मूलों के चक्कर में पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो इसलिए फॉर्मूलों का यूज मैंने आपको सिर्फ तभी बताया जब आपको यूनियन ऑफ सेट्स निकालना है या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स निकालना है, क्योंकि उसके फॉर्मूले आसान भी बहुत हैं। लेकिन अगर इन सारी चीजों के लिए आप फॉर्मूले में पड़ जाओगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो सिंपली मेक अ वेन डायग्राम, सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने पूछा था कि बताओ क्रिकेट वाले कितने लोग हैं,
कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल सकते हैं? तो जितने भी स्टूडेंट्स इस सर्कल के अंदर आएंगे वो सारे के सारे क्रिकेट खेल सकते हैं। इस सर्कल के अंदर 28 आ रहे हैं, इस सर्कल के अंदर 16 आ रहे हैं, तो 28 + 16 स्टूडेंट्स कैन प्ले क्रिकेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 24 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 66 पे आ जाओ सर। क्वेश्चन 66 अब देखो यहां पर हमारे पास 3 सेट्स आ गए, 3। In a town of 20,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A, 20% families buy newspaper B, and 10% families buy newspaper C. 5% of the families buy A and B, 3% of the families buy B and C, and 4% of the families buy A and C. If 2% of the families buy all the 3 newspapers, then the number of families which buy A only is. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग फॉर्मूले में पढ़े रहते हो तो बहुत दिक्कत हो जाती, लेकिन द गुड न्यूज इज कि अब आपको वेन डायग्रामेटिकली इसको सॉल्व करना है। तो आ जाओ देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट बनाओगे, ठीक। सबसे पहले आप एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट बनाओगे और इसके अंदर 3 सेट्स बनाओगे क्योंकि 3 न्यूज़पेपर्स हैं, ए, बी और सी, ठीक। तो एक ये, एक ये, ठीक है। आपने 3 न्यूज़पेपर्स बनाए। आप यूनिवर्सल सेट को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, इतना बड़ा होके करेगा क्या ये, ठीक। यूनिवर्सल सेट में कितनी फैमिलीज हैं? 20,000 फैमिलीज हैं। ये है न्यूज़पेपर ए, ये है न्यूज़पेपर बी, ये है न्यूज़पेपर सी। आप लोग लास्ट वाली इंफॉर्मेशन देखो जो लिखा है 2% ऑफ द फैमिलीज बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स। 2% ऑफ द फैमिलीज बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स, मतलब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना सर, ये वाला जो एरिया है, यहां पर आपका आएगा 2% ऑफ 20,000, क्योंकि ये जो एरिया है ये फैमिलीज, वो वाली फैमिलीज हैं जो ए, बी और सी तीनों न्यूज़पेपर्स बाय कर रही हैं, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपका, यहां पर आएगा 2% ऑफ 20,000, ठीक। अभी मैं इसको साफ कर दे रहा हूं और मैं यहां पर सिर्फ फिगर लिखूंगा। तो 2% ऑफ 20,000 कितना होगा? 400। तो यहां आ गया 400, ठीक है। 400 फैमिलीज ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर्स ए, बी और सी तीनों परचेज कर रही हैं। अब आप एक एक करके पीछे से, अब आप आगे से भी इंफॉर्मेशन पढ़ना शुरू कर सकते हो। 40% ऑफ द फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए हुआ करें, 20% ऑफ द फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर बी, कोई बात नहीं, 10% ऑफ द फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर सी, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो 5% ऑफ द फैमिलीज बाय ए एंड बी। 5% ऑफ द फैमिलीज बाय ए एंड बी, मतलब बहुत ध्यान से देखना, ये जो एरिया है, ये वो वाली फैमिलीज हैं जो ए और बी दोनों खरीद रही हैं, ठीक। ये ए और बी दोनों खरीद रही हैं। देखो कितनी फैमिलीज दी हुई हैं? 5% ऑफ द फैमिलीज बाय ए एंड बी, 5% ऑफ द फैमिलीज बाय ए एंड बी। तो 20,000 का 5% कितना आता है? 1,000 आता है, ठीक। मतलब इस शेडेड एरिया का जो टोटल है वो 1,000 होना चाहिए। इस शेडेड एरिया का जो टोटल है वो 1,000 होना चाहिए। आपके पास 400 तो यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बचा हुआ 600 इधर आ जाएगा, ठीक है। तभी आपका ये पूरा का पूरा जो शेडेड एरिया है ये 1000 आ गया, जो आप कैलकुलेटर पे देख सकते हो, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का टोटल आपका 1000 आ गया। तो बस इस तरह से आपको करना है। आई एम श्योर आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? 3% बाय बी एंड सी, 3% बाय बी एंड सी। तो 20,000 का 3% कितना होता है? 600। मतलब बी और सी का जो इंटरसेक्टिंग पोर्शन है उसका टोटल होना चाहिए 600। बी और सी का इंटरसेक्शन पोर्शन का होना चाहिए 600। यहां पर 400 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 200, यहां आ जाएगा 200, ठीक है ना। तो अब आपका इसका टोटल 600 हो गया है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 4% बाय ए एंड सी, 4% बाय ए एंड सी। तो पहले तो 20,000 का 4% देखा जाए, ये आया 800, ठीक है। ए और सी का जो इंटरसेक्शन है, इसका टोटल होना चाहिए 800।
ए और सी का इंटरसेक्शन, इसका टोटल होना चाहिए 800। यहां पर हमारे पास ऑलरेडी 400 है तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, ये आ जाएगा 400। अब देखो आप, अब एक बार फिर से क्वेश्चन को शुरू से पढ़ा जाए। 40% ऑफ द फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए। 40% ऑफ द फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए, मतलब इस पूरे सर्कल में जो फिगर आएगी, इस पूरे सर्कल में जो फिगर आएगी वो होगी 40% ऑफ 20,000। ठीक है, 20,000 का 40%। ठीक, इस पूरे में जो फिगर आएगी वो होगी 20,000 का 40%, जो कि आप कैलकुलेटर पे देख सकते हो आ रहा है 8,000। ठीक, 8,000 में से 600 तो यहां पर ऑलरेडी है, 400 यहां पे ऑलरेडी है और 400 यहां पे ऑलरेडी है, तो 8,000 माइनस 600 माइनस 400 माइनस 400, तो ये आ गया, अरे 8,000 माइनस 600 माइनस 400 माइनस 400, यह आया 6,600। मतलब यहां पर फिगर आएगी 6,600। ठीक है, और अगर आप लोग ध्यान दो, इसका कलर वलर में कैसे बदलूं, पता नहीं, जाने दो। ये वाला जो एरिया है, ये है आपका ए ओनली का। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये है आपका ए ओनली का, जिसमें 6,600 लिख के आ रहा है। ठीक है, पूरा सर्कल तो हो गया ए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने हम लोगों से पूछा था कि नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए ओनली, तो ए ओनली तो आपका ये है 6,600। 6,600 इज योर आंसर। ठीक है, तो यू कैन सी वेन डायग्राम से कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ देखो, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज डैश। ठीक, अच्छा, अब हम लोगों को इसको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक, कौन से सेट्स हैं? दो सेट्स हैं हमारे पास, ए और बी। ए और बी, ए बी, ये है यूनिवर्सल सेट। देखो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। पहले तो बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट ये पूरा होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये पूरा होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये पूरा होगा ना। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट ये पूरा होगा। क्या कह रहे हैं? यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का मतलब ये भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी बी में तो है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ये पूरा शेडेड पोर्शन है। ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी जो है ये पूरा शेडेड पोर्शन है। अभी कह रहा है इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए, इस पूरे में से, इस पूरे शेडेड में से हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स चाहिए जो ए में भी हो। इस पूरे शेडेड एरिया में से हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स चाहिए जो ए में भी हो। तो यही तो हुआ, यही तो हुआ। ठीक है, इस पूरे में से अगर हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स चाहिए जो ए में भी हो, तो वो यही वाले हो गए, ये शेडेड एरिया हो गया। ये शेडेड एरिया क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है। ए इंटरसेक्शन बी इज योर आंसर। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। डायग्राम बनाया, शेड किया, जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, एक बार समझ लेना, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास मेरा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखो जल्दी से। क्वेश्चन 22, इफ A is a subset of B, then which of the following is true? ओके, डायग्राम बनाते हैं। ये है यूनिवर्सल सेट, ये है B और ये है A। ठीक है, छोटा वाला है A, बड़ा वाला है B। A is a subset of B, A is a subset of B। A intersection B is equal to B, क्या ये सही है? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B ना, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप A और B के कॉमन एलिमेंट्स को देखोगे तो आप पाओगे कि वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो तो A में हैं। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A है। ठीक है,
यही तो होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट्स विच आर देयर इन ए एज वेल एज इन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब तो सिर्फ सेट ए हो गया, ठीक। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी क्या है, ए यूनियन बी इज बी, ए यूनियन बी इज बी। हाँ तो ठीक है, ए और बी के अगर आप सारे एलिमेंट्स को मिला के लिखोगे तो आपका सेट बी निकल के आ जाएगा। तो ए यूनियन बी इज बी, ये आपका सही है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज योर आंसर। अगर इसमें आंसर ए दिया हुआ है तो ये गलत है, ठीक। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 पे आओ। देखो, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी द सेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अच्छा आ जाओ जल्दी से, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ए एंड बी, अच्छा ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा बी। क्या पूछा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले देखते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है। बी का कॉम्प्लीमेंट आपका ये होगा, बी को छोड़ के बाकी जितना भी कुछ यूनिवर्सल सेट में है वो सारा बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। बी के एलिमेंट्स छोड़ के जितना भी सब बाहर यूनिवर्सल सेट में है वो सारा का सारा बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट मैंने पूरी तरह से शेड कर दिया, राइट। बी कॉम्प्लीमेंट मैंने पूरी तरह से शेड कर दिया है। क्या कह रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ठीक है। अब ये वाला भी एरिया शेड हो जाएगा क्योंकि ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स, ठीक है ना। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो ये हो गया ना, अब शेडेड पोर्शन हो गया। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये शेडेड पोर्शन हो गया, ठीक। इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, शेडेड पोर्शन के अलावा जो चीज दिख रही है अब तो वही है, तो बी ओनली, यही तो है सिर्फ, ठीक है। शेडेड पोर्शन के अलावा जो चीज है वो है बी ओनली, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट बी माइनस ए, ठीक है। अब ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक इससे ये मैं गोचागाची कर रहा हूं यहां पर, दिस इज नथिंग बट बी माइनस ए, ठीक है, या बी ओनली इसको बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी माइनस ए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस, ये जो 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 29, इनकी वीडियोस आप लोग एक बार फिर से देख लेना। बल्कि मैं तो कहता हूं जिस तरह से मैंने सॉल्व किया ना, आप एक बार खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आप वेन डायग्राम बनाओ, आप एक एक चीज पढ़ते जाओ और उसको शेड करते जाओ, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, राइट। तो हमारा, अच्छा अब बस नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशंस आ जाता है। तो कल की क्लास में हम लोग रिलेशंस और फंक्शंस को खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, और प्लीज शेयर करो इसको। अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के चैनल पे मैं आजकल रोज दोपहर को 2 बजे फुल कोर्स की क्लास ले रहा हूं। तो आपके अगर कोई भी दोस्त, जानने वाले, कजन्स, रिश्तेदार, कोई भी अगर आपके नवंबर 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अनअकैडमी सीए फाउंडेशन वाले चैनल पे मैं वहां पर रेगुलर कोर्स रोज कंडक्ट कर रहा हूं। आप लोग प्लीज वहां पर उनको भी रेफर कर सकते हो, खुद चाहो तो खुद भी आ सकते हो। आप में से कुछ लोग तो वहां पर आते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को वहां पर देख के। और मोस्ट प्रॉब्ली आज से तो मैं वहां पर लाइव पढ़ाने वाला हूं। अभी तक तो वो रिकॉर्डेड क्लास होती थी, प्रीमियर हो रहा था, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आज से आई विल बी लाइव, आई विल बी टीचिंग लाइव मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। अभी देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। तो ठीक है सर, आई विल सी यू गाइस टुमारो। उस चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उस चैनल का लिंक, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन वाले चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और चलो फिर, आई विल सी यू गाइस टुमारो, या आई विल सी यू गाइस एट 2 PM टुडे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।